हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इंद्रधनुष निर्माण का अध्ययन किया था और हमने दो प्रकार के इंद्रधनुष देखे थे, प्राथमिक और द्वितीयक। हमने कहा था कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसमें रंगों का क्रम लाल से बैंगनी की ओर होता है, मतलब ऊपर लाल रंग होता है, नीचे बैंगनी रंग होता है, ठीक है ना। जबकि जो द्वितीयक इंद्रधनुष है उसमें रंगों का क्रम बैंगनी से लाल की ओर होता है, मतलब ऊपर बैंगनी रंग होगा और नीचे लाल रंग होगा, ठीक है ना। द्वितीयक इंद्रधनुष जो है इसमें प्राथमिक इंद्रधनुष जो है ये इसमें दर्शन कोण 2 डिग्री का होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष में दर्शन कोण 3 डिग्री का होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष जो है ये 3 चक्रीय प्रक्रम है। प्राथमिक इंद्रधनुष जो है ये 3 चक्रीय प्रक्रम है जिसमें 2 बार अपवर्तन होता है, 1 बार पूर्णांतिक परावर्तन होता है। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष जो है वो 4 चक्रीय प्रक्रम है जिसमें 4 चक्रीय प्रक्रम है जिसमें 2 बार तो पूर्णांतिक परावर्तन होता है और 2 बार अपवर्तन होता है। समझ गए आप मेरी बात को। इसके अलावा प्राथमिक इंद्रधनुष जो है इसमें प्रकाश की जो किरण है वो बूंद के केंद्र से नीचे की ओर से आपतित होती है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में ऊपर से आपतित होती है। अच्छा, प्राथमिक इंद्रधनुष जो है वो चमकीला होता है, एकदम स्पष्ट दिखता है आपको, जबकि जो द्वितीयक इंद्रधनुष है वो धुंधला होता है, ठीक है ना। फीका इंद्रधनुष होता है, ठीक है। तो फीका इसलिए क्योंकि जो द्वितीयक इंद्रधनुष है इसमें 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्णांतिक परावर्तन हो जाएगा, तो 2 बार की इन प्रक्रियाओं के कारण से ऊर्जा का अवशोषण होगा, जिसके कारण से द्वितीयक इंद्रधनुष फीका बन जाता है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये पाठ अपने अंतिम बिंदुओं की ओर है और प्रकाशिक यंत्र यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हमें स्टडी करना है। देखो 3 प्रकार के प्रकाशिक यंत्र आपकी बुक में दे रखे हैं और वो है, एक तो हो गया जैसे हमारे पास में मानव नेत्र, हमारा जो नेत्र है वो भी एक प्रकाशिक यंत्र है। ऐसे हो गया एक माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी, और एक हो गया टेलीस्कोप यानी कि टेलीस्कोप का मतलब क्या हो गया, दूरदर्शी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग मानव नेत्र का अध्ययन करते हैं। देखना मानव नेत्र क्या है, किस प्रकार से है। मानव नेत्र को अगर हम देखें क्या होता है मानव नेत्र, देखो इसमें मैं आपको अलग से नाम लिख के तो बता दूंगा भाई, पद में आपको लिख के बता दूंगा, पद के हिसाब से आपको इनको याद रखना है। आप ये जो मानव नेत्र है वो एक कहानी की जैसे बन जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे होगा, इस प्रकार से होगा, क्रम ध्यान रखने होंगे। बाकी कोई बहुत ज्यादा विशेष कहानियां है नहीं इसमें। देखना मानव नेत्र जो है इसमें सबसे पहले एक उभरा हुआ उत्तल भाग होता है, ठीक है ना। मानव नेत्र जो है इसमें सबसे पहले एक उभरा हुआ उत्तल भाग होता है, ठीक है। और ये जो उभरा हुआ उत्तल भाग है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया या फिर इसको हम बोलते हैं स्वच्छ पटल, ठीक है। इसमें सबसे पहले मानव नेत्र में हमने क्या बोला, इसमें सर्वप्रथम एक उभरा हुआ उत्तल भाग होता है। इसमें सर्वप्रथम एक उभरा हुआ उत्तल भाग होता है जिसे कॉर्निया या स्वच्छ पटल कहते हैं, और यह आपतित होने वाले प्रकाश का अपवर्तन कर देता है, ठीक है ना। यह आपतित होने वाले प्रकाश का अपवर्तन कर देता है। तो हमारी आंखों में ये जो ब्लैक कलर का, काले रंग का जो गोला आपको दिया गया है ये कॉर्निया है, ठीक है ना। समझिए मेरी बात को आप। और ये जो कॉर्निया है इस कॉर्निया के पीछे, इसके पीछे 2 अपारदर्शक पर्दे लगे हुए होते हैं। इसके पीछे 2 अपारदर्शक पर्दे लगे हुए होते हैं। ये दोनों अपारदर्शक पर्दे हैं और इन्हें परितारिका या फिर आइरिस कहते हैं, ठीक है ना। इनको हम क्या कहते हैं, परितारिका या फिर आइरिस कहते हैं। और ये जो परितारिकाएं हैं इनके बीच में एक सूक्ष्म छिद्र होता है, और ये जो सूक्ष्म छिद्र है इसे हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने क्या देखा, इसमें सबसे पहले क्या होता है, कॉर्निया होता है। कॉर्निया का ही ट्रांसप्लांट होता है जब नेत्र दान होता है ना, जब नेत्र आई ट्रांसप्लांट होता है, आंखों का ट्रांसप्लांटेशन होता है, नेत्र दान किया जाता है, ठीक है ना। प्रत्यारोपण, नेत्र का जब प्रत्यारोपण होता है तो केवल यही एक भाग ऐसा है जिसका प्रत्यारोपण होता है, कौन सा, कॉर्निया। जब नेत्र का प्रत्यारोपण होता है, जैसे मैंने मेरे नेत्र मृत्यु के बाद में किसी को दान दे दिए और वो किसी और के काम में आ रहे हैं, पूरा नेत्र नहीं लगाया जाएगा, केवल और केवल
कॉर्निया काम में लिया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने देखा कि इसमें एक सबसे पहले तो क्या होता है कॉर्निया, और कॉर्निया में आपने क्या बोला कि यह एक उभरा हुआ उत्तल भाग है। सबसे पहले हमने कॉर्निया को देखा, इसमें हमने बोला कि यह एक उभरा हुआ उत्तल भाग है जो आपतित प्रकाश का अपवर्तन कर देता है और नेत्र के प्रत्यारोपण के समय इसी भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है, ठीक है ना। प्रत्यारोपण के समय इसी का ही प्रत्यारोपण किया जाता है। और इसके पीछे आपने बोल दिया था परितारिका या फिर आइरिस होती है, अपारदर्शक पर्दे होते हैं, ठीक है ना। ये अपारदर्शक पर्दे होते हैं, इनके पीछे परितारिका या फिर आइरिस होती है जो कि अपारदर्शी पर्दे, और इनके बीच में एक सूक्ष्म छिद्र होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस क्रम याद रखना अब इसमें। तो इसमें हमने बोला कि इसमें सर्वप्रथम एक उभरा हुआ उत्तल भाग होता है जिसे कॉर्निया या स्वच्छ पटल कहते हैं। यह आपतित प्रकाश का अपवर्तन कर देता है और नेत्र के प्रत्यारोपण के समय इसका ही प्रत्यारोपण किया जाता है, ठीक है ना। और कॉर्निया के पीछे दो अपारदर्शक पर्दे लगे होते हैं जिन्हें परितारिका या आइरिस कहते हैं, और इनके मध्य एक सूक्ष्म छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। और ये जो परितारिका और आइरिस हैं, ये जो परितारिका और आइरिस हैं, ये कैमरे के डायफ्राम की तरह कार्य करते हैं। ये जो परितारिका और आइरिस हैं, ये कैमरे के डायफ्राम की तरह कार्य करते हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या है, ये अधिक प्रकाश में पुतली के आकार को कम और कम प्रकाश में पुतली के आकार को अधिक कर देते हैं। कैसे? आपने कई बार महसूस किया होगा कि आप बाहर धूप में खड़े थे और बाहर धूप से आप अंदर एक अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपको कुछ समय के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। तो जब तक आपके नेत्र संबंधित नहीं होते तब तक आपको कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों होता है? जब आप बहुत ज्यादा रोशनी में थे तो आपका ये जो परितारिकाएं हैं ये पुतली के आकार को कम कर देती हैं। पुतली के आकार को कम करने का मतलब क्या होगा भाई, कम आकार में भी इतनी ज्यादा रोशनी के अंदर इस कम आकार में भी जो आवश्यकता का जो प्रकाश था वो मिल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए वो छोटा रहेगा, ठीक है। पुतली के आकार को कम कर देती है, और कम प्रकाश में जब आप जाओगे तो ये पुतली के आकार को बढ़ाएंगे ताकि जरूरत का प्रकाश हमें मिल सके। समझ गए आप मेरी बात को? इनको व्यवस्थित होने में जितना समय लगता है तब तक हमें कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। तो हमने बोला कि ये जो परितारिकाएं होती हैं कैमरे के डायफ्राम की तरह कार्य करती हैं। परितारिकाएं कैमरे के डायफ्राम की तरह कार्य करती हैं जो अधिक प्रकाश में पुतली के आकार को कम व कम प्रकाश में पुतली के आकार को अधिक कर देती हैं, ठीक है ना। अधिक प्रकाश में पुतली के आकार को घटा देती हैं और कम प्रकाश में पुतली के आकार को बढ़ा देती हैं। समझ गए आप मेरी बात को? अब इसके आगे अगर हम देखें इसमें, तो ये जो परितारिकाएं और आइरिस आपने पढ़ी हैं, इनके पीछे एक उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। इनके पीछे एक उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। इनके पीछे एक उत्तल लेंस लगा हुआ होता है, और ये जो उत्तल लेंस है, ये इस उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों की फोकस दूरियां और वक्रता त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। इस उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों की फोकस दूरियां भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है ना। इनके पीछे एक उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। ये जो उत्तल लेंस है, ध्यान सुनना, ये जो उत्तल लेंस है ये लचीला होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात को? और इस उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों की फोकस दूरियां भिन्न भिन्न होती हैं। देखो, एक साइड से पतला और एक साइड से थोड़ा मोटा लिया है ना, इसके दोनों पृष्ठों की जो फोकस दूरियां हैं भिन्न भिन्न होती हैं। समझ गए आप मेरी बात को? इसके दोनों पृष्ठों की जो फोकस दूरियां हैं भिन्न भिन्न होती हैं। तो हमने इसमें बोला कि परितारिका या आइरिस के पीछे एक लचीला पारदर्शी उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। इस परितारिका या आइरिस के पीछे एक लचीला पारदर्शी उत्तल लेंस लगा हुआ होता है जिसे नेत्र लेंस या अभिनेत्रिका कहते हैं। और यह जो नेत्र लेंस है इसके दोनों पृष्ठों की फोकस दूरियां भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है। इसके दोनों पृष्ठों की फोकस दूरियां भिन्न भिन्न होती हैं। ये क्या हो गया हमारे पास में? अभिनेत्रिका या फिर नेत्र लेंस हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में नेत्र लेंस या फिर अभिनेत्रिका। तो अब तक आपने नेत्र लेंस के बारे में देख लिया। आपने बोला कि इसके पीछे परितारिका या आइरिस के पीछे एक लचीला पारदर्शी उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। इसके दोनों पृष्ठों की फोकस दूरियां भिन्न भिन्न होती है, ठीक है ना। और यह है किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसे कहाँ पे प्रकाश फोकसित करता है, कहाँ पर बनाता है? रेटिना पर बनाता है, ठीक है ना। यह किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनाता है? रेटिना पर बनाता है। अब ये जो नेत्र लेंस होता है ये दो पक्षमापी कोशिकाओं के द्वारा व्यवस्थित होता है। यह नेत्र लेंस दो पक्षमापी पेशियों के द्वारा व्यवस्थित होता है। तो देखें इसको हम लोग,
अब देखिए ये जो नेत्र लेंस होता है ये दो पक्षमापी कोशिकाओं के द्वारा व्यवस्थित होता है। ये क्या है हमारे पास में यहाँ पे पक्षमापी कोशिका। पक्षमापी कोशिकाओं के द्वारा व्यवस्थित होता है और ये पक्षमापी कोशिकाएं क्या करती हैं, वस्तु की दूरी में परिवर्तन के साथ नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर देती है। जैसे जैसे वस्तु पास में आती है वैसे वैसे इस नेत्र लेंस को ऐसे मोड़ती जाती है। ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को। वस्तु की दूरी में परिवर्तन के साथ नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर देती है। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। तो यहाँ से अगर हम देखें ये हो गया पक्षमापी कोशिकाएं। अब ये जो पक्षमापी कोशिकाएं हैं इनके पीछे एक गोलाकार पर्दा लगा हुआ होता है। इन पक्षमापी कोशिकाओं के पीछे एक गोलाकार पर्दा लगा हुआ होता है और ये जो गोलाकार पर्दा है इसे हम लोग रेटिना या फिर दृष्टिपटल कहते हैं। ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। इस पे किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, इस पे किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और ये जो दृष्टिपटल है ये इस दृष्टिपटल के आगे ये एक कोशिका लगी होती है जिसे द्रव कोशिका कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, द्रव कोशिका कहते हैं। और ये जो द्रव कोशिकाएं होती हैं बनने वाले प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक संसाधित कर देती हैं, उसको मस्तिष्क तक भेज देती हैं। ठीक है ना, देखो अब हमारे मन में एक प्रश्न बनता है कि अगर किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब इस रेटिना पर बनता है तो हमें वो वस्तु उल्टी क्यों नहीं दिखाई देती, सीधी क्यों दिखाई देती। देखिए वास्तव में होता क्या है कि ये जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा प्रतिबिंब, इस प्रतिबिंब को ये जो रेटिना ये जो द्रव कोशिकाएं ये मस्तिष्क तक भेजती हैं। मस्तिष्क उसको दोबारा से मॉडिफाई करता है, उसमें जो आवश्यक परिवर्तन होते हैं उनको परिवर्तन करके अनुमान लगाता है कि वस्तु इस रूप में होनी चाहिए और उसे सीधा करके हमें दिखाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। मतलब प्रतिबिंब बनता है नेत्र के रेटिना पर और वो मस्तिष्क तक पहुंचता है द्रव कोशिकाओं से, लेकिन मस्तिष्क उसको मॉडिफाई करेगा, उसमें परिवर्तन करेगा और उसको वापस से व्यवस्थित करके आपको बताएगा कि इस वस्तु को ऐसे देखा जाए। ठीक है ना, इसलिए हमें वस्तु सीधी दिखाई देती है। अब देखिए एक बात, ये जो पूरी नेत्र है इस पूरे नेत्र के ऊपर है, इस पूरे ही नेत्र पर एक सफेद रंग की परत होती है, स्क्लेरा जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। इस पूरे नेत्र पर एक सफेद रंग की परत होती है और ये जो सफेद रंग की परत है इस सफेद परत को हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। नेत्र की सुरक्षा के लिए होती है। ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। नेत्र की सुरक्षा के लिए होती है, वैसे इसका कोई यूज नहीं होता, वैसे इसकी कोई काम नहीं होता। देखो हमारी आंखों में ये जो सफेद रंग की जो परतें हैं इस कॉर्निया के अलावा ये सारा का सारा क्या है, श्वेत पटल है। अगर ये नहीं होता तो केवल ये कॉर्निया पीछे जो उपकरण लगे हुए थे, है ना, जो व्यवस्थाएं थी वो सारी व्यवस्थाएं आपको आर पार दिखाई देती और जो धूल मिट्टी थी वो डायरेक्ट इनमें गिर जाती, कोई भी कीड़ा डायरेक्ट उन पे गिर जाता। ठीक है ना, इसलिए ये आंखों की सुरक्षा के लिए श्वेत पटल बना हुआ होता है। समझ रहे आप मेरी बात को। अब एक बात देखिए आप, ये तो हो गया रेटिना और ये हो गया नेत्र लेंस। रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में एक द्रव भरा हुआ होता है और ये जो द्रव आपने भर रखा है इस द्रव को हम लोग काचाभ द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, काचाभ द्रव कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं। ये हमारे पास में हो गया काचाभ द्रव। और ऐसे ही ये जो काचाभ द्रव है क्या करता है, क्यों बनाया आपने, ताकि नेत्र जो है वो पिचक ना जाए। ठीक है ना, वो संपीड़ित ना हो सके। ठीक है ना, नेत्र को संपीड़ित होने से बचाता है ये। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। और ये जो कॉर्निया है यहाँ पे और ये जो आइरिस है इनके बीच में भी एक द्रव भरा हुआ होता है। कॉर्निया या आइरिस के बीच में भी एक द्रव भरा हुआ होता है और ये जो द्रव है इसे नेत्रोद या जलीय द्रव कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, नेत्रोद या फिर जलीय द्रव। और ये नेत्र की नमी बनाकर रखने का कार्य करता है, आंखों की जो नमी होती है उसको बना के रखने का कार्य करता है। इसे नेत्रोद या फिर जलीय द्रव कहते हैं। समझ गए आप मेरी बात। अब यहाँ पे आप एक बात देखना, यहाँ पे ये जो द्रव कोशिकाएं हैं इनके किनारों पर ये जो दो बिंदु होते हैं, द्रव कोशिकाएं ऑप्टिक नर्व्स जिनको हम बोलते हैं, इनके किनारों पर जो ये दो बिंदु होते हैं इन दो बिंदुओं को अंध बिंदु कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड पॉइंट, अंध बिंदु। यहाँ पर अगर किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनेगा किसी वस्तु का
प्रतिबिंब आएगा तो हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। इस बिंदु पर अगर प्रकाश की किरणें फोकसित होंगी इन बिंदुओं पे तो उसका उस स्थिति में किसी वस्तु का प्रतिबिंब आपको दिखाई नहीं देगा, बनेगा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जो दो बिंदु होते हैं, देखो यहाँ पे एकदम बीचों बीच में यहाँ पे दो बिंदु होते हैं, इन बिंदुओं को हम बोलते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु का मतलब है कि इन पे अगर प्रकाश की किरण आपतित होती है, इन पे यदि प्रकाश की किरण आपतित होती है तो उस वस्तु का हमेशा पीला प्रतिबिंब बनता है, आपको वस्तु पीली दिखाई देती है, ठीक है ना। आपने कई बार महसूस किया होगा, आप लगातार किसी लगातार आप सूर्य को या फिर किसी बल्ब की ओर देखते हैं, चाहे वो बल्ब सफेद रोशनी का हो, भले ही उस बल्ब से सफेद रोशनी हो रही हो, लेकिन आप लगातार उस बल्ब की ओर देखते हैं, उसके बाद में आप एक बार आंख को बंद करते हैं तो आपकी आंखों में, आपके मन में एक कुछ आकृतियां बनती हैं, जो वो आकृतियां पीले रंग की बनती है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। वो क्यों बनती है? क्योंकि वो प्रकाश जो पीत बिंदु पर आपतित होता है। समझ गए आप मेरी बात को, ठीक है। अब ये था हमारे पास में मानव नेत्र। इस मानव नेत्र के बारे में दोबारा से हम देखते हैं कि क्या क्या होता है, किस प्रकार से होता है। इसमें हमने बोला कि इसमें सर्वप्रथम एक उभरा हुआ उत्तल भाग होता है, इसमें सर्वप्रथम एक उभरा हुआ उत्तल भाग होता है जिसे कॉर्निया या स्वच्छ पटल कहते हैं। यह आपतित प्रकाश का अपवर्तन कर देता है और नेत्र के प्रत्यारोपण के समय इस कॉर्निया का ही प्रत्यारोपण किया जाता है, ठीक है ना। कॉर्निया आ गया सबसे पहले। उसके बाद में हमने बोला कि कॉर्निया के पीछे दो अपारदर्शी पर्दे लगे होते हैं जिन्हें परितारिका या आइरिस कहते हैं। और ये जो परितारिका आइरिस है, इनके बीच में एक सूक्ष्म छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। ये परितारिकाएं कैमरे के डायफ्राम की तरह कार्य करती हैं। ये परितारिकाएं कैमरे के डायफ्राम की तरह कार्य करती हैं और अधिक प्रकाश में पुतली के आकार को कम व कम प्रकाश में पुतली के आकार को अधिक कर देती हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें, इसके पीछे जो परितारिकाएं और आइरिस होती हैं, इनके पीछे एक लचीला पारदर्शी उत्तल लेंस लगा होता है। एक लचीला पारदर्शी उत्तल लेंस लगा होता है, इसके दोनों पृष्ठों की फोकस दूरियां व वक्रता त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। और ये जो उत्तल लेंस आपने लगा रखा है, इसे हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं या फिर अभिनेत्रिका कहते हैं, ठीक है। और ये जो नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस दो पक्षमापी कोशिकाओं के द्वारा व्यवस्थित होते हैं। ये जो नेत्र लेंस होते हैं, ये दो पक्षमापी कोशिकाओं के द्वारा व्यवस्थित होते हैं। और ये जो पक्षमापी कोशिकाएं होती हैं, क्या करती हैं? वस्तु की दूरी में परिवर्तन के साथ नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करते हैं। यह जो नेत्र लेंस है, दो पक्षमापी कोशिकाओं के द्वारा व्यवस्थित रहता है और ये पक्षमापी कोशिकाएं वस्तु की दूरी में परिवर्तन के साथ साथ नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर देती हैं, ठीक है। उसके बाद में आपने बोला कि इसके आगे एक गोलाकार पर्दा लगा होता है, एक गोलाकार पर्दा लगा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। इस गोलाकार पर्दे को हम क्या बोलते हैं? रेटिना कहते हैं या फिर दृष्टिपटल भी बोल सकते हो, ठीक है ना। रेटिना या फिर दृष्टिपटल बोल सकते हैं, जिसपे किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जिसपे किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। अब ये जो रेटिना है, ये आगे दृक कोशिका के द्वारा, इसके द्वारा ऑप्टिक नर्व्स यानी कि दृक कोशिका के द्वारा किससे जुड़ा हुआ होता है? मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। और ये जो दृक कोशिकाएं हैं, ये बनने वाले उल्टे और वास्तविक प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक भेज देती हैं और मस्तिष्क उसको पुनर्व्यवस्थित करके हमें दिखाता है, ठीक है। इसके बाद में ये जो संपूर्ण नेत्र पर एक सफेद रंग की परत होती है, संपूर्ण नेत्र पर एक सफेद रंग की परत होती है जिसे श्वेत पटल कहते हैं, जो हमारे नेत्र की सुरक्षा के लिए लगाई हुई होती है, ठीक है ना, लगी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक द्रव भरा हुआ होता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक द्रव भरा हुआ होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काचाभ द्रव कहते हैं। और ये जो काचाभ द्रव होता है, ये लेंस को, नेत्र को संपीड़ित होने से बचाता है, ठीक है ना। ये नेत्र को संपीड़ित होने से बचाता है। इसके अलावा आप देखिए, ऐसे ही कॉर्निया और आइरिस के बीच में भी, परितारिका के बीच में भी एक द्रव भरा हुआ होता है, तो नेत्र की नमी के लिए उत्तरदायी होता है, जिसे हम लोग नेत्रोद कहते हैं या फिर जलीय द्रव कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग नेत्रोद या फिर जलीय द्रव कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपने द्रव कोशिकाएं ली हैं, इनके किनारों पर अगर कोई प्रकाश आपतित होता है तो उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, हमें दिखाई नहीं देगा वो। क्यों? क्योंकि उससे इन बिंदुओं को हम लोग क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं, ब्लाइंड पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना, अंध बिंदु कहते हैं।
और इनके बीच में जो ये बिंदु बनते हैं यहाँ पे, इन पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो पीला दिखाई देगा, और इन बिंदुओं को हम लोग क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। अब पीत बिंदु अगर इसको हम बोलते हैं, देखिए ये था हमारे पास में नेत्र, मानव नेत्र, ठीक है, जिसके बारे में आपने अध्ययन किया। ठीक है, इस मानव नेत्र में देखिए सारी चीजें हैं और सारी चीजें आपको पता भी चल रही है, बस खाली आपको ध्यान यहाँ पे रखना है, मानव नेत्र के लिए आपको ध्यान यहाँ पे रखना है कि इसके क्रम आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना, प्रश्न पूछा गया था एक साल में कि नेत्र के प्रत्यारोपण के समय कौन से भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है, तो किसका प्रत्यारोपण किया जाता है, कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जाता है केवल, और किसी चीज का प्रत्यारोपण नहीं होता। समझ गए आप मेरी बात को। कॉर्निया, ये जो ऊपर जो काले रंग का होता है ये, ठीक है, इसका ही प्रत्यारोपण किया जाता है, इसके अलावा और किसी चीज का प्रत्यारोपण नहीं होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं जैसे नेत्र की समंजन क्षमता। इसके आगे हम लोग देखें नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता या फिर पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आईज। देखो आपने ये बोला था कि जो नेत्र लेंस होता है वो किसके द्वारा व्यवस्थित रहता है, पक्षमापी कोशिकाओं के द्वारा व्यवस्थित रहता है। पक्षमापी कोशिकाएं क्या करती हैं, ये वस्तु की दूरी में परिवर्तन के साथ किसमें परिवर्तन कर देती हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर देती हैं। अब एक चीज आप देखो यहाँ से ध्यान से, जैसे एक गेंद आपसे काफी दूरी पर है, वो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना, उस गेंद को आपकी तरफ किसी ने फेंक दिया और आप उस गेंद को पकड़ पाते हैं। इसका मतलब है कि आप उस गेंद को आसानी से क्यों पकड़ पाए, क्योंकि उसका स्पष्ट प्रतिबिंब आपके लिए बन रहा था। ठीक है ना, भाई वो जब दूर थी तो आपको दिखाई दे रही थी, जैसे जैसे वो आपके पास आ गई वैसे वैसे भी वो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है ना, इसका मतलब है कि ऐसे कोई तो युक्ति लगी हुई है नेत्र के अंदर जो वस्तु की दूरी में परिवर्तन के साथ में नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित कर रही है, और उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी युक्ति होती है, वो पक्षमापी कोशिकाएं होती है। ठीक है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि पक्षमापी कोशिकाओं के द्वारा वस्तु की दूरी में परिवर्तन के साथ साथ नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करने का गुण या क्षमता क्या कहलाती है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है ना, पक्षमापी कोशिकाओं द्वारा वस्तु की दूरी में परिवर्तन के साथ नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, और ये जो नेत्र की समंजन क्षमता है, इसके बारे में आप एक बात और देखिएगा, लेकिन वस्तु की दूरी में परिवर्तन के साथ नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। ये वस्तु की दूरी में परिवर्तन के साथ नेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है एक सीमा तक ही किया जा सकता है। मतलब मानव नेत्र जो है ना, इस नेत्र लेंस को एक सीमा तक संबंधित किया जा सकता है, उसके बाद में इसमें बहुत प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ से आपको ये वस्तु दिखाई दे रही है, इसको आप अपने पास लेके आएंगे तो पास लाने पर ये नेत्र, यहाँ से हमें वस्तु दिखाई दे रही है और इसे आप पास लेके आएंगे तो पास लाने पर आपको ये स्पष्ट दिख रही है, लेकिन एक सीमा के बाद में इसका स्पष्ट प्रतिबिंब बनना बंद हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि मानव नेत्र को एक सीमा तक, एक लिमिट तक, एक निश्चित दूरी तक ही समंजित किया जा सकता है, उसके बाद में इसमें अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है ना, तो मानव नेत्र को एक सीमा तक समंजित किया जा सकता है। ठीक है, मानव नेत्र को एक सीमा तक समंजित किया जा सकता है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कहाँ तक समंजित कर सकते हैं हम लोग, 25 सेंटीमीटर की दूरी तक इसको समंजित कर सकते हैं। ठीक है ना, मानव नेत्र को लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी तक, मतलब हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर की रखी हुई 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु जो होती है उसको हम स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को। इससे कम दूरी पे किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनेगा, और ये जो दूरी होती है
इस दूरी को स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। ठीक है ना, स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को? इसकी परिभाषा आप क्या बोल सकते हो? नेत्र से वह न्यूनतम दूरी, नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जिससे कम दूरी पर किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता, वो क्या कहलाती है? स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहलाती है। और इस दूरी पर स्थित कोई बिंदु जो होता है उसे निकट बिंदु कहते हैं, उसको हम निकट बिंदु कहते हैं। और निकट बिंदु को कैपिटल डी से दर्शाते हैं। कितनी दूरी पर होता है ये? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। और ऐसे ही मानव नेत्र से वह अधिकतम दूरी जहां तक किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बन सकता हो वो क्या कहलाएगी? स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी। ठीक है ना, वो दूरी क्या कहलाएगी? स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी कहलाएगी। ठीक है ना, स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी कहलाएगी। और इस दूरी पर स्थित जो बिंदु होता है उसे हम लोग दूर बिंदु कहते हैं, फार पॉइंट एफ से दर्शाते हैं। और ये अनंत पर होता है। और कैपिटल डी और जो एफ है, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं दृष्टिपरास। और ये दृष्टिपरास 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक होती है। ठीक है, अब इससे आगे की जो कुछ चर्चाएं हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।